श्रीमती मनोरमा देवी को, जिस पर मैंने ये कमेंट किया था कि माफिया की घरवाली करेगी सुशासन की रखवाली। उनके जो पति थे बिंदी यादव, वो बहुत खूंखार अपराधी थे। पीसी में धारा 124 में राजद्रोह का मुकदमा होता था, वो तक मुकदमा बिंदी यादव पर मतलब हुआ था। तो अब हो गया, दोनों में मोहब्बत हो गई, आंखें चार हुई हजारा सिंह और कबूतरी देवी में, तो एकदम प्रेम का पौधा पनप गया। और इनका जो बेटा है उसका नाम रॉकी यादव है, उसकी भी छवि थोड़ा मतलब गुंडा मवाली वाली ही है। हाँ, एक समय ऐसा था कि मतलब बिंदी यादव, मनोरमा देवी, रॉकी यादव तीनों जेल में थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, तीनों जेल में बंद था। और उसमें इतने नोट थे कि एकदम एनआईए वालों की आंखें फटी रह गई। कितना नोट? सारे 15 लाख भेज दिए मोदी जी ने, लगा कि मनोरमा देवी को ही भेज दिए हैं। कायदे से तो हमारे जो सुशासन बाबू हैं उनको वो कहते हैं हम ना किसी को फंसाते ना किसी को बचा। हाँ, तो कायदे से तो उनको निलंबित कर देना चाहिए था, मनोरमा देवी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, लेकिन सुशासन बाबू तो अब सुशासन बाबू हैं। एक तो कहीं ना कहीं पलटू राम की ये मतलब साइकोलॉजी होगी कि भाई लोहा ही लोहा को काटता है। जैसे राजनीति में भविष्यवाणी करना कुछ खतरनाक काम होता है, लेकिन मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ। मोदी जी के टाइम थे, नीतीश कुमार के टाइम थे, ममता जी के टाइम थे। तब वो आत्मा भी 10 साल पुरानी हो गई है, चाणक्य की आत्मा भी सीनियर हो गई है, 10 साल से आत्मा का प्रवेश है। तो उनसे ये चूक हो जाए बच्चों वाली, तो थोड़ी पार्टी की किरकिरी तो हुई ही है। ये तस्वीर 2002 की है, उसमें ये युवा और कर्मठ अपराधी हुआ करता था। और इस तस्वीर में वो AK-47 लेकर खड़ा है, AK-47 लिए। सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस को छापेमारी करनी चाहिए और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। भाजपा ने खूंखार अपराधी के बेटे को खड़ा किया है ना। चाणक्य का दिमाग कैसे काम करता है, हम और आप जैसे लोग कैसे समझेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मुस्कान, माफिया की घरवाली करेगी सुशासन की रखवाली, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है पूर्व IPS अमिताभ दास के, और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे और यूट्यूब पे ऐसा थंबनेल डाला है और काफ़ी वायरल भी जा रहा है ये वीडियो। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि ऐसा बोलने के पीछे उसका तर्क क्या निकलता है। स्वागत है आपका हमारे साथ। जी धन्यवाद। आपने लिखा है कि माफिया की घरवाली करेगी सुशासन की रखवाली, वो भी मनोरमा देवी पर, ऐसा क्यों लिखे हैं आप? ये सही है, मैं पूरी बात बताता हूँ दर्शकों को। ये दर्शकों को पता होगा कि 13 नवंबर को बेलागंज विधानसभा सीट का उपचुनाव है ना। और बेलागंज में इसलिए उपचुनाव हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो इस बार जहानाबाद के सांसद चुन लिए गए हैं, तो इसलिए वो सीट खाली हो गई है। अब वहाँ पर त्रिकोणात्मक संघर्ष हो रहा है, मतलब राजद, जनसुराज पार्टी और जदयू के बीच। और जदयू ने वहाँ से प्रत्याशी बनाया है श्रीमती मनोरमा देवी को, जिस पर मैंने ये कमेंट किया था कि माफिया की घरवाली करेगी सुशासन की रखवाली। मनोरमा देवी के बारे में दर्शकों को बता दूं थोड़ा इनकी पृष्ठभूमि। इनके जो पति थे बिंदी यादव, वो बहुत खूंखार अपराधी थे, मगध एरिया के, खास के गया के, और नक्सलियों से भी उनका साठगांठ माना जाता था। और एक बार तो उनकी गाड़ी से सैकड़ों कारतूस बरामद किए गए थे और राजद्रोह का मुकदमा तक हुआ था। अब तो IPC ख़त्म हो गया है, उस समय IPC में धारा 124 में राजद्रोह का मुकदमा होता था, वो तक मुकदमा बिंदी यादव पर मतलब हुआ था। और काफ़ी मतलब उनकी बाहुबली की छवि थी। अभी 2-3 साल पहले कोरोना में बिंदी यादव का डेथ हो गया, तो उसी की वाइफ है मनोरमा देवी। और मनोरमा देवी का जो बेटा है, पहले मनोरमा देवी जी के बारे में बताइए, वो कहाँ से आई हैं, क्या है उनके बारे में? हाँ, वो बहुत दिलचस्प मामला है। देखिए, मनोरमा देवी के जो पिताजी थे उनका नाम था हजारा सिंह। वो पंजाब के एक ट्रक ड्राइवर हुआ करते थे और ट्रक चलाने के क्रम में वो आते रहते थे, पंजाब से गया तक पहुंच जाते थे ट्रक में बांध लेके। और गया में 12 चट्टी है GT रोड पर, तो वहाँ एक ढाबा था, लाइन होटल था। तो होता है ट्रक ड्राइवर लोग तो ढाबा में ही खाना खाते हैं, तो वही मतलब ढाबा पर वो खाना खाते थे। और जो ढाबा वाला था उसकी एक लड़की थी, उसका नाम था कबूतरी देवी, है ना, एकदम बिहारी नाम था, कबूतरी देवी। तो अब हो गया, दोनों में मोहब्बत हो गई, आंखें चार हुई हजारा सिंह और कबूतरी देवी में, तो एकदम प्रेम का पौधा पनप गया। उसके बाद क्या हुआ कि हजारा सिंह ने कबूतरी देवी से शादी कर ली और 12 चट्टी में ही थोड़ी ज़मीन उसने खरीद ली और वहीं वो रहने लगा। और उसी के फैमिली में 1970 में मनोरमा देवी का जन्म हुआ। और मनोरमा देवी ने फिर हाई स्कूल की पढ़ाई की, कॉलेज से भी पढ़ाई की, और 1989 में देवघर में बिंदी यादव से इसकी शादी हुई। और ये बिंदी यादव की दूसरी शादी थी। तो ये भी लोग कहते हैं कि मनोरमा देवी बहुत ज़्यादा मतलब
चाह नहीं रही थी शादी करना, क्योंकि बिंदी यादव की उसी समय से छवि बनने लगी थी थोड़ा बदमाश आदमी की, लेकिन बिंदी यादव ने इसको डरा धमका के शादी की। खैर जो भी हो, यही मतलब उनकी पृष्ठभूमि है। ये ट्रक ड्राइवर हजारा सिंह की बेटी है मनोरमा देवी, और इनका जो बेटा है उसका नाम रॉकी यादव है, उसकी भी छवि थोड़ा मतलब गुंडा मवाली वाली ही है, रॉकी यादव। रॉकी यादव। तो उसने कुछ साल पहले एक रोड रेस का मामला हुआ था, उसने आदित्य सचदेव नाम के एक लड़का को गोली मार दी थी, उसकी हत्या कर दी थी, क्योंकि गाड़ी को उसने साइड नहीं दिया था। और उस मामले में रॉकी यादव कई साल तक जेल में भी रहा। और उस मामले में जब पुलिस ने रेड किया था तो मनोरमा देवी के घर से अवैध शराब बरामद हो गई थी, तो मनोरमा देवी भी जेल चली गई थी। शराब को लेकर हाँ, एक समय ऐसा था कि मतलब बिंदी यादव, मनोरमा देवी, रॉकी यादव तीनों जेल में थे। छोटा परिवार, सुखी परिवार, तीनों जेल में बंद था। सुखी परिवार कैसा हुआ नहीं जब? मतलब छोटा परिवार कहते ही सुखी परिवार मुंह से निकल जाता है, तो पूरा परिवार ही जेल में बंद था। तो उसके बाद में लेकिन पटना हाई कोर्ट ने रॉकी यादव को रिहा कर दिया। उसका सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मतलब अपील नहीं की, तो रॉकी यादव अब घूम रहा है बाहर। तो और एक मनोरमा देवी के बारे में दर्शकों को बताओ कि अभी सितंबर महीने में बहुत बड़ा रेड हुआ है मनोरमा देवी के घर। मनोरमा देवी का घर एपी कॉलोनी में है, गया में रामपुर थाना क्षेत्र है, उसी में। हाँ, एनआईए का रेड हुआ था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, और उसमें इतने नोट थे कि एकदम एनआईए वालों की आंखें फटी रह गई। कितना नोट? सारे 15 लाख भेज दिए मोदी जी ने, लगा कि मनोरमा देवी को ही भेज दिए। तो उसको अब सब घुमा के मोदी जी के 15 लाख पे कैसे आए? अरे दर्शकों को भी तो कुछ भाई मसाला मिलना चाहिए। उसके बाद एनआईए वालों को गिन नहीं सके, उन्होंने स्टेट बैंक से मशीन मंगाई, जो नोट गिनने की मशीन होती है, और तब पता चला कि 4.5 करोड़ रुपए वो थे, 4.5 करोड़। और उसके बाद 7-8 हथियार एनआईए ने जब्त किए, जो उनके निजी अंगरक्षकों के हथियार थे। और सुबह से शाम तक, सुबह 4 बजे से रेड शुरू हुआ, शाम में समझिए लगभग 19 घंटे तक छापेमारी चली। तो कायदे से तो हमारे जो सुशासन बाबू हैं उनको वो कहते हैं हम ना किसी को फंसाते ना किसी को बचा। हाँ, तो कायदे से तो उनको निलंबित कर देना चाहिए था, मनोरमा देवी से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था, लेकिन सुशासन बाबू तो अब सुशासन बाबू हैं। टिकट दिए हैं। टिकट दे दिया मनोरमा देवी को, बिल्कुल। और उनके प्रचार में भी पहुंच जाएंगे दांत निपोड़ के। देने का रीजन क्या होगा इसके पीछे? आप पॉलिटिकल एनालिसिस करते रहते हैं कि इसको टिकट मिल रहा है तो ये रीजन, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा? देखिए, एक तो ये रीज़न रहा कि उधर सुरेंद्र यादव की भी छवि मतलब इसकी रही है, आप कह सकते हैं दबंग व्यक्ति की छवि रही है सुरेंद्र यादव की, जिनका बेटा विश्वनाथ यादव खड़ा हो। तो एक तो कहीं ना कहीं पलटू राम की ये मतलब साइकोलॉजी होगी कि भाई लोहा ही लोहा को काटता है। यदि एक दबंग का बेटा खड़ा किया तो चलो हम भी एक दबंग की घरवाली को उतार दें, अब वो भी यादव है ना। एक दबंग यादव का बेटा, इधर से एक दबंग ईंट से लड़वा दें। एकदम ईंट को ईंट से कीजिए, है ना। तो ये जो उनका दाव चला है नीतीश कुमार ने, ये दाव कितना सक्सेसफुल लग रहा है आपको? अब देखिए, मुझे तो आज की तारीख में ये भी लग रहा है कि अभी भी लग रहा है कि विश्वनाथ यादव का ही पलड़ा ज़्यादा भारी है ना। दोनों में यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करें, बेलागंज में एक नया फैक्टर भी आ गया है, जन स्वराज पार्टी। जन स्वराज पार्टी ने पहले प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को खड़ा किया था, जो मिर्ज़ा गालिब कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं गणित के, लेकिन पार्टी के अंदर ही उसका विरोध शुरू हुआ। तो आज मैं देख रहा था कि दूसरा कैंडिडेट अमजद अली को लाया गया है। अमजद अली भी मुखिया रह चुके हैं, बहुत दिनों से वहाँ सुरेंद्र यादव को मतलब उसे फाइट करते आए हैं। तो अब ये भी दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले क्या लग रहा है भारी कौन पड़ेगा? वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये तो हमें भी पता है दिलचस्प होगा, आपका क्या है एनालाइज? आज की तारीख में मेरा लग रहा है कि पहले नंबर पर विश्वनाथ यादव रहेंगे, दूसरे नंबर पर मनोरमा देवी और तीसरे नंबर पर अमजद अली। ऐसे राजनीति में भविष्यवाणी करना कुछ खतरनाक काम होता है, लेकिन मैं खतरों का खिलाड़ी हूँ, इसलिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि पहले ये दाव हार सकते हैं। हाँ, ये दाव हार सकते हैं नीतीश कुमार। मनोरमा देवी मतलब थोड़ा कमजोर दिख रही है। हाँ, कमजोर दिख रही है आज की तरह। तराई की बात करते हैं, उस चुनाव में क्या बोलिएगा, उस पर आपका क्या एनालिसिस है? और फिर तराड़ी के बारे में बता दूं, तराड़ी जो है वो सीट का भी उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद भाकपा माले के, वो इस बार आरा से वो सांसद बन गए हैं, तो वो सीट खाली हो गई है। अब तराड़ी में भी देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष है। वहाँ से भाकपा माले की सीट थी, तो भाकपा माले ने इस बार राजू यादव को उतारा है, तो उनकी छवि रही है, संघर्षशील व्यक्ति की छवि रही है, युवा है उस तरीके से, वो भाकपा माले के राजू यादव हैं। उसके बाद जन स्वराज पार्टी की थोड़ी वहाँ फजीहत हो गई, क्योंकि जन स्वराज पार्टी ने वहाँ एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को उतारा था, SK सिंह को। लेफ्टिनेंट जनरल, मैं बता दूं दर्शकों को, भारतीय सेना का बहुत ऊंचा ओहदा होता है।
तो एसके सिंह को उतारा था। तराड़ी के ही स्थानीय रहने वाले हैं और काफ़ी खुद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, एसके सिंह ने भी काफ़ी तड़ ठोका था, लेकिन बाद में पता चला कि एसके सिंह का नाम मतदाता सूची में है ही नहीं, वोटर लिस्ट में है ही नहीं। तो थोड़ा पार्टी की किरकिरी हो गई कि इतने बड़े जो रणनीतिकार हैं जिनमें खुद चाणक्य की आत्मा का प्रवेश हो चुका है, वो मतलब ऐसी आत्मा का प्रवेश 2014 से ना कर रहे हैं जी वो। हाँ, मोदी जी के टाइम थे, नीतीश कुमार के टाइम थे, ममता जी के टाइम थे। तब वो आत्मा भी 10 साल पुरानी हो गई है, चाणक्य की आत्मा भी सीनियर हो गई है, 10 साल से आत्मा का प्रवेश है। तो उनसे ये चूक हो जाए बच्चों वाली, तो थोड़ी पार्टी की किरकिरी तो हुई ही है। तो खैर कोई बात नहीं। आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। एक किरण सिंह नाम की महिला आ गई है और जो वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल साहब भी थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि पहले मैं मतलब इसकी अर्जुन की भूमिका में था, अब मैं कृष्ण की भूमिका में आ गया हूँ। मतलब बिल्कुल वो महाभारत के कुरुक्षेत्र के मैदान में चले गए और जिस तरह एकदम कृष्ण सारथी बन के अर्जुन को गीता का उपदेश देते थे, तब लेफ्टिनेंट जनरल साहब कृष्ण की भूमिका में कुछ किरण सिंह को गीता के उपदेश देंगे। तो ये तो दूसरा उम्मीदवार हो गया। तीसरा जब सबसे जो गंदा खेल खेला है वो हमेशा की तरह जो राम भक्तों की पार्टी है, भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी, और कौन राम भक्तों की पार्टी है ना, उसने सबसे गंदा खेल खेला है। उसने खूंखार अपराधी सुनील पांडे के बेटे को खड़ा किया है, विशाल प्रशांत को। अब देखिए वो के बारे में थोड़ा सा आप उसी पर मैं रोशनी डालता हूँ। देखिए सुनील पांडे 1-2 महीने पहले तक राष्ट्रीय लोजपा के उपाध्यक्ष था। ये राष्ट्रीय लोजपा पशुपति कुमार पारस की पार्टी है और इसी वजह से पशुपति कुमार पारस लगातार तराड़ी पर दावा ठोक रहे थे, क्योंकि पिछले चुनाव में सुनील पांडे निर्दलीय खड़ा होकर दूसरे नंबर पर रहा था। तो ये दावा था पशुपति कुमार पारस का, लेकिन भाजपा ने क्या किया, लगभग 1-1.5 महीने पहले मतलब अपने सहयोगी पार्टी को ही एक तरह से धोखा देकर सुनील पांडे और उसके बेटे विशाल प्रशांत दोनों को भाजपा में शामिल कर लिया, राम भक्त बना लिया। और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, उन्होंने पूरा फूल माला सब पहना के बना लिया। अब ये जो सुनील पांडे है, ये बिहार का एक खूंखार अपराधी है, जिसकी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ दर्शकों को। ये तस्वीर 2002 की है, उसमें ये युवा और कर्मठ अपराधी हुआ करता था। आज से मतलब 22 साल पुरानी तस्वीर है और इस तस्वीर में वो AK-47 लेकर खड़ा है, AK-47 लिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि AK-47 जो है वो एक प्रतिबंधित हथियार है, यानी कोई व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता है, इसका लाइसेंस भी जारी नहीं होता है। दर्शकों को याद होगा कि फिल्म अभिनेता संजय दत्त हैं, उनके पास 1993 में AK-56 राइफल बरामद हो गई, तो मुन्ना भाई 2-3 साल तक तो ऐसे ही जेल में हवा खाते रहे। तो ये बहुत गंभीर मामला है AK-47 रखना, और कायदे से मतलब रेड होना चाहिए। मतलब सुनील पांडे के घर पर बिहार पुलिस को छापेमारी करनी चाहिए और ये AK-47 बरामद करना चाहिए। लेकिन बिहार के IAS और IPS ऐसे कायर और बुज़दिल हो गए हैं कि उनकी औकात नहीं है सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करने की। बहुत बड़ी बातें बोल रहे हैं। हाँ, मैं बड़ी बात ही करता हूँ। तो ये इसकी उन लोग की औकात नहीं है सुनील पांडे के घर, क्योंकि इतना पावरफुल माफिया डॉन है कि एक फ़ोन पर गृह आयुक्त को गन्ना आयुक्त बनवा देगा। तो और इसका बेटा खड़ा हुआ है विशाल प्रशांत। अब तो उसकी भी तस्वीर कल परसों से वायरल हो रही है कि वो शस्त्र पूजा कर रहे हैं, है ना। जो विजयादशमी सब में जो शस्त्र पूजा होती है उसमें कार्बाइन हथियार भी है। कार्बाइन भी एक प्रतिबंधित हथियार है, उसका भी लाइसेंस नहीं जारी होता है। तो भाजपा ने खूंखार अपराधी के बेटे को खड़ा किया है। और ऐसे आपको भाजपाइयों से बात कीजिएगा तो बात बनाने वाले होते हैं, बहुत बात बनाएंगे, लेकिन अभी की यही स्थिति है जी। क्या लगता है तरारी वाले चुनाव में कौन जीतेगा? तरारी राजू यादव नंबर 1 पर रहेंगे। नंबर 2 पर मुझे लगता है किरण सिंह रह सकती है। नंबर 3 पर चले जाएंगे विशाल प्रशांत। दोनों में आप राजद के उस पर कैंडिडेट पर ही मोहर लगा? नहीं, ये राजद का नहीं, भाकपा माले का है। आप इंडिया गठबंधन कर सकती हैं। जी। तो इस वाले चुनाव में भी प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं मार खा सकते हैं, सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन पर आ सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों उनको भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत किशोर को तो चाणक्य कहा जाता है, ये तो बहुत खराब रिजल्ट आ जाएगा फिर तो चुनाव में। नहीं, ठीक है। आप देखिए, हो सकता है प्रशांत किशोर भी थोड़ा मतलब इसमें हो, एक तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि वो किस हद तक डैमेज कर सकते हैं। क्योंकि देखिए उपचुनाव है, ये आम चुनाव नहीं, इस बात को याद रखना है। जो लोग जीतेंगे भी उनका भी कार्यकाल कितना होगा? 1 साल का होगा, है ना। अगले साल फिर आम चुनाव हो जाएंगे, नवंबर 25 में आम चुनाव है। तो उपचुनाव में जो जीतेंगे भी वो 12 महीने के लिए ही जीत रहे हैं, फिर 12 महीने बाद उनको इम्तहान देना है। तो हो सकता है प्रशांत किशोर, चूंकि उनकी बिल्कुल नई नवेली पार्टी, हो सकता है वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के मूड में हो, जनता का मूड भांप रहे हो कि क्या जनता का मूड है ना। चाणक्य का दिमाग कैसे काम करता है हम और आप जैसे लोग कैसे समझेंगे।
आप सुन रहे थे पूर्व आईपीएस अमिताभ दास को। इनका कहना है कि इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देखा जाएगा कि कैसा फल निकलता है। और उनका दिमाग चाणक्य की जैसा काम करता है। कहा जाता है बिहार पॉलिटिक्स में मुख्यमंत्री बनाते थे वो और काफ़ी मदद करते थे वो। और अगर हम चुनाव की बात करें तो बेलागंज और तरारी चुनाव के बारे में हमने आपको बताया कि कौन कौन कैंडिडेट हैं और कहाँ कहाँ से लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार ने क्यों चुना था मधुरमा देवी को। आप भी अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा और आपको क्या लगता है कौन जीतने वाला है इस चुनाव में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।